स्वागत है आप सभी का। आज हमारा लेक्चर मैथ का रहेगा, क्लास 10th। ठीक है, आज हमारा नया चैप्टर शुरू होगा। कल बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि चैप्टर हमारा 5वां शुरू होगा, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी स्टार्ट होगा। तो समांतर श्रेणी को बड़े गहराई से पहले समझना है, उसके बाद हम चैप्टर के क्वेश्चन, जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, आज लिखे नहीं, मैं मैथ से देख के डायरेक्ट बताऊंगा। चलो देखो, समांतर श्रेणी इसे समझो पहले। समान प्लस अंतर, समांतर का अर्थ क्या है? समान प्लस अंतर, समान और प्लस अंतर। ठीक है, ये होता है समांतर, यानी बराबर संख्या जुड़ती जाए आगे या फिर घटती जाए। तो इस प्रकार जो श्रेणी बनेगी, सीरीज बनेगी, वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे मेरा लिखा है, देखो 2 4 6 8 10 है ना, 12, ये आगे जो भी लिखा है। ठीक है ना, तो देखो हमारा पहले 2 प्लस हुआ है इसमें, तो फिर भी द्वारा भी 2 ही प्लस हुआ है। ठीक है, ये भी फिर 2 प्लस हुआ है। देखो आगे और भी 2 प्लस हुआ है, फिर आगे फिर 2 प्लस हुआ है। समझ आ रहा है? अच्छा, ये देखो जैसे लिखा होता हमारा 8 4, ठीक है, और 0 -4 -8, ऐसे करके आगे और भी लिखा है, आगे इस तरह से और भी लिखा है। ठीक है, क्या है यार। हाँ, तो देखो, अब देखो 8 में से क्या घटाएं तब बचेगा 4। 8 में 4 गया, 4 बचा। 4 में से फिर माइनस किया 4, तो ऐसे करके 0 आया। फिर देखो -4 कर दिया, है ना, तो -4, फिर -4 करें, -8 हो गया। तो देखो इसमें -4 -4 -4 घटता जा रहा है, उसमें 2 2 2 बढ़ता जा रहा था, इसमें -4 -4 घटता जा रहा है। दोनों ही समांतर श्रेणी है। इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसलिए इसको एपी से लिख देते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, शॉर्ट में लिखना थोड़ा आसान हो जाता है, इसको एपी लिख दिया ऐसे। ठीक है, ये समांतर श्रेणी। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे कर लिखा है, तो समांतर श्रेणी है कि नहीं ये चेक करना है। तो देखो इसमें +2 हुआ है, इसमें +4 हुआ है, इसमें +4 हुआ है, इसमें प्लस, अरे शाबाश, तुक्का भी सही लग रहा है ये। तो देखो 4 4 4 आ गया है ना। तो देखो पहले 2 प्लस हुआ, फिर 4, फिर 4 4, फिर 1 प्लस हुआ, तो कोई क्रम नहीं रहा ना, है ना, बराबर नहीं रहा ये। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब सार गणित की भाषा में समझ लो, जिसमें सार अंतर समान हो, अंतर मतलब बीच का अंतर, गैप समान हो, वो समांतर श्रेणी होती है। इसमें पहचानने के लिए बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और ऑप्शन वाले क्वेश्चनों में भी पहचानने के लिए प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से पहचानना आना चाहिए कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अच्छा, ये समझ में आ गया। इसी को अगर मैं प्रथम पद को ए मान लूं, माना प्रथम पद मेरा ए है, प्रथम पद मतलब पहला पद, प्रथम पद मेरा ए है, ठीक है ना, और सार्वंतर डी है। सार्वंतर यानी बीच का गैप, बीच का जो गैप है वो डी है, वो क्या है? डी है। अच्छा, ठीक है, और पदों की संख्या है ना, तो मेरी जो समांतर श्रेणी बने, एपी बने, वो इस तरह से बनेगी। एपी का रूप ऐसा होता है, पहला पद ए, दूसरा पद फिर उसमें डी प्लस हो जाएगा, यानी ए प्लस डी। ठीक है, और फिर ए प्लस डी में फिर डी प्लस होगा। देखो ए प्लस डी में फिर डी प्लस करेंगे तो ए प्लस 2डी हो जाएगा, ए प्लस 2डी, तो फिर आएगा अपना ए प्लस 2डी। ऐसे फिर डी प्लस होगा तो ए प्लस 3डी, ए प्लस 3डी, ऐसे ही आगे चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा। हमारा लास्ट पद होगा ए प्लस एन डी। देखो 1 0 1 2 3 डॉट डॉट और एन डी, ये हमारा एपी का रूप होता है। समांतर श्रेणी इस तरह की होती है, उसमें सार्वंतर डी है वो प्लस होता जाता है। अगर उसमें डी का मान माइनस का, तो माइनस होता जाएगा, -d -2 ऐसे कर, इस तरह से। ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारा समांतर श्रेणी इस तरह से। अगर हमें पहचानना होगा तो हम कैसे पहचाने समांतर श्रेणी में है या नहीं है? अगर हमारा सार्वंतर बीच का गैप है वो बराबर आता जाए, तो हम कह पाएंगे समांतर श्रेणी है। ये मेन चीज ये है, समांतर श्रेणी क्या है? ये है, इसका गैप बराबर होना चाहिए, तभी डी का मान समान होना चाहिए, तभी हमारा कहलाएगा ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, चलो अब हम एक्सरसाइज करेंगे। ये मैंने आज गणित ले लिया है, पुस्तक से करेंगे। थोड़े बड़े लिखने के लिए सवाल थे तो टाइम लग रहा था, टाइम थोड़ा कम था इसलिए, है ना। चलो इसको हटा दे रहा हूँ।
अब मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा, आप अपनी एनसीईआरटी के बुक से निकाल लेना, ठीक है, अपनी किताब में देख लेना। चलो देखो पहला क्वेश्चन, पहले का पहला। अब तो मैं इधर ही लिख ले रहा हूं, फिर क्या दिक्कत है, इधर पहले का पहला, ठीक है। चलो देखो, इसमें बताया निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है, ये बताना, पहला सवाल, ठीक है। तो पहला सवाल इसमें लिखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। समझो, टैक्सी का किराया इस तरह से उसने लिखा है कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये किराया देना है और प्रत्येक अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपये किराया देना है। समझो, पहला किलोमीटर, अगर मैंने पहला किलोमीटर लिखा 15 रुपये, पहला किलोमीटर चला 15 रुपये दे दिए, फिर अगला किलोमीटर जाऊं तो 8 रुपये और देने पड़ेंगे, यानी 15 + 8 देने पड़ेंगे। 15 + 8 यानी कितने देने पड़ेंगे, यहाँ लिखूं मैं, 15 + 8 देने पड़ेंगे, यानी कितने देने पड़ेंगे, 23 रुपये, ठीक है, 23 रुपये हो गए ना। और अगर मैं अगले किलोमीटर फिर जाऊंगा तो मुझे 8 रुपये फिर देने पड़ेंगे, यानी 23 + 8 यानी 8 3 11 31 रुपये, ऐसे मुझे आगे देने, ठीक है। इसने लिखा है, देखो, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, उसके प्रत्येक अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपये अलग से देना होगा, ठीक है ना। 8 रुपये प्लस करता जाना, हर बार प्लस करता जाना है, ठीक है। तो पहला तो हमारा पद कितना आ गया, प्रथम पद 15, फिर 23, फिर 31, ऐसे 8 फिर जोड़े तो 39, 9 8 17 47, ऐसे इस तरह से चलती जाएगी। तो ये बताना है कि इसमें ये आपका समांतर श्रेणी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उत्तर क्या हुआ, हाँ बन रहा है। क्यों देखो, इसमें प्रथम पद तो ये है और सब में 8 का अंतर है, देखो सब में, इसमें भी 8 का अंतर, इसमें भी 8 का अंतर, इसमें भी 8 का अंतर, इसमें भी 8 का, इसका उत्तर होगा हाँ। और ऐसी समांतर श्रेणी बना के दिखा देनी है, ठीक है ना, समझ आ गया। अब मैं हिंदी लिखना चाहो, हिंदी लिख के अगर लिखने वाला सवाल आ गया तो ऐसे लिख देते, प्रथम किलोमीटर का किराया, ऊपर से लिखूं मैं, ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 क्वेश्चन मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। टैक्सी का प्रथम किमी का किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किमी का किराया, किमी मतलब किलोमीटर का किराया 8 रुपये, ये रुपये लिख दो बाद में ऐसे, ठीक है। तो मैंने ये बना के दिखाया है, प्रथम किलोमीटर के लिए 15, फिर 15 में 8 जोड़े 23, 23 में 8 जोड़े 8 3 11 31, फिर ऐसे जोड़ते जाए, ये समांतर श्रेणी बन जाएगी। इसका उत्तर होगा हाँ, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट, पहले का पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ऐसे थोड़ा जल्दी हो जाता, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो मुझे टाइम लग जाता है, मैंने सोचा आज वैसे ही करा दूं। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 2, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। देखो क्या कह रहा है, कोई हमारा बेलन है, कोई सिलेंडर है, ये ऐसे करके बेलन है, इस तरह से बेलन है, इसमें वायु भरी है, तो वायु ने ऐसे स्थान घेरा होगा, पूरा ऐसे स्थान घेरा होगा ऐसे करके, है ना। तो यानी वायु भरी है, तो इसका मतलब आयतन है इसका, कितनी वायु होगी इसका, जितना बेलन का आयतन होगा, है ना, समझ रहे हो। तो ये सेकंड पार्ट है इसका, पहले का सेकंड। तो बेलन का आयतन मान ले रहे हैं, माना बेलन का आयतन, क्या मान लें, एक्स है, वी मान लें रहे, चलो आयतन वॉल्यूम को वी मान ले, जो भी मानना है मान लो, ठीक है। चलो बेलन का आयतन मान लिया। अब उसने कहा प्रत्येक बार एक पंप लगाई गई है, इसमें एक पंप लगाई गई है, और वो पंप क्या करती है, प्रत्येक बार एक बार ऐसे दबाती है तो इस सिलेंडर की 1/4 क्या कहते हैं, वायु को, है ना, वायु को बाहर कर देते हैं।
फिर शेष जो रह जाते उसका फिर 1/4 बाहर कर देता है। समझ रहे हो? देखो पहली बार में v आयतन है उसका 1/4 करेगा, v का 1/4 बाहर कर देगा, है ना। तो 1/4 कर देगा बाहर, तो देखो v/4 हो जाएगा, है ना। कुल आयतन है हाँ पहले चरण में वो कितना कर देगा, v/4 बाहर कर देगा। तो शेष कितना रह जाएगा फिर, शेष वायु की मात्रा, देखो इतना ही थी पहले से v थी, उसमें v/4 बाहर हो गई, तो कितनी बची 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3 v/4। अब अगले चरण में, दूसरे चरण में देखो कितना करेगा, 3 v/4 का 1/4 बाहर कर देगा। यही तो इतनी रहेगा ही है, जो रहेगा ये वायु उसका 1/4 बाहर कर देंगे, है ना। तो 3 v/4 का 1/4 करेगी तो यानी 3 v/16, ये 16 होगी। ठीक है, तो शेष वायु कितनी रह जाएगी, शेष वायु की मात्रा कितनी रह जाएगी। देखो यहाँ पर इतना था 3v/4 था, उसमें 3v/16 घटाना है, 3v/ जो निकाल लिया हमने उसको घटाना है। कितना लासा हो जाएगा 16, 4 का 16 में 4 बार, 4 3 12, 12 भी माइनस 16 का 1 बार, यहाँ पे 3, यानी 12 में 3 का 9, 9 v/4 16 सॉरी। ठीक है, इतना रह गया। ओके, आगे देखो तीसरे चरण और लिख ले रहे हैं। तीसरे चरण में क्या करें, इसका 9 v/16 का 1/4 बाहर निकाल लेगा, है ना। 9 v/16 का 1/4 निकालेगा तो 9v 1 9v और 16 चौका 64, इतना बाहर निकल जाएगा। तो शेष कितनी रह जाएगी, शेष वायु की मात्रा, शेष वायु मात्रा देखो इतनी थी 9v/16 थी, उसमें से 9v/64 घटा देंगे। ठीक है, घटाओ 16 64 का लासा 16 64 ही आ गए। अब भाग देते हैं, 16 चौका 64 4 बार, 4 से 9, 9 चौका 36, 36 भी माइनस 16 से 64 से 1 बार, यहाँ पर 9 ही रहेगा। 9 घटाएं 16 में तो 9 के 7, ये 27 भी बट्टे 4 ऐसे रह जाएगा। देखो पहले शेष वायु 3 v/4 रह गई थी, दूसरे चरण 9 v/16 रह गई, तीसरे चरण 27 v/64 रह गई। इसको यहाँ लिख के देखो, एपी बना के देखो बन रही है कि नहीं बन रही है। देखो 3 v/4 है ना, फिर 9 v/16 और फिर 27 v/64, ये रह गया है। और डॉट डॉट आगे भी मैं कर सकता हूँ, किया नहीं, बहुत ज़्यादा हुआ जा रहा है। अब इनका सारवंतर निकालो, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारवंतर निकालो। देखो 9 v/16 में 3 v/4 घटाओ और 27 में इसको घटाओ। देखो मैं सारवंतर पहला निकालूं, 9 v/16 में से 3 v/4 घटाऊं, देखो घटाओ 16 का लासा लेंगे 4 का लेंगे तो कितना 16 आएगा, 16 कम 16 9 भी रहेगा, माइनस 4 16 4 12 12 भी रहेगा, तो आंसर आएगा माइनस के 3 v/16। ठीक है, अच्छा ये देखो दूसरा निकालो d2, इसमें से इसको घटाओ 27 v/64 में से 9 v/16 घटाना है। स्पीड में तो नहीं करा दिया मैंने, स्पीड में खींचा खींच पड़ी है, चलो समझो धीमे धीमे। इसमें से इसको घटाएं, तीसरे पद में दूसरा पद घटाएंगे तो भी सारवंतर वही आना चाहिए, और दूसरे पद में से पहला पद घटाएं फिर भी सारवंतर वही आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से मैं तीसरे पद में दूसरा पद घटाऊंगा, देखो घटा रहा हूँ, 64 का 16 का लासा 64 आ जाएगा, तो 64 एकम 64 एक बार 1 से गुणा करें, इसमें 27 भी रहेगा, माइनस 16 से 16 चौका 64 4 बार, 16 चौका 64 4 बार, 4 का 9 9 चौका 36 v। अब घटाओ 36 में से 27 गया, माइनस का 9, माइनस 9 v/64, देखो बराबर आया है। d1 पहला सारवंतर 3 v/16 और दूसरा सारवंतर माइनस 9 v/64, देखो बराबर नहीं आया है, d1 डज नॉट इक्वल टू d2, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। हमारा उत्तर क्या होगा, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है।
सही है, समांतर सीढ़ी नहीं है। आगे बात समझिए, ये थोड़ा लिखने में थोड़ा बड़ा था सवाल। चलो हटा दें, इसको हटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अरे गिर मत भाई। चलो 3 नंबर, ये आसान है 3 वाला। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जब प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए 50 रुपये बढ़ती है। ये तो समांतर सीढ़ी है। प्रथम मीटर खुदाई का खर्चा, प्रथम मीटर खुदाई का खर्चा, खुदाई का खर्चा कितना 150 रुपये, ठीक है। और प्रत्येक मीटर का, इसके बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई का खर्चा 50 रुपये बढ़ जाता है ना। प्रत्येक मीटर खुदाई के खर्चे में वृद्धि 50 रुपये, 50 रुपये, ठीक है। देखो पहले 150 था पहले मीटर के लिए, अब उसमें 50 रुपये बढ़ गए, 150 प्लस 50 हो गया, कितना हो गया 200, है ना। 200 में फिर 50 रुपये बढ़ गया, 50 रुपये अगले मीटर के लिए, फिर 250 हो गया, फिर 250 में फिर बढ़ गया 50 रुपये अगले मीटर के लिए, तो 200 300 हो गया, ठीक है। ऐसे करके ऐसे बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। इन पदों को तुम लिखोगे तो समांतर श्रेणी में आएंगे। देखो 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, ऐसे डॉट 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 आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखो 50-50 बढ़ रहा है, सार मंत्र कितना है इसका, डी का मान कितना है 50 है, हर जगह 50 है, इसलिए ये इसका उत्तर होगा हाँ, यह समांतर सीढ़ी है, यह समांतर सीढ़ी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगला 4th, पहले का ही 4th कराऊंगा, ठीक है, पहले का 4th। देखो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखो 10,000 की राशि है, मूलधन 10,000 रुपये, ठीक है, मूलधन कितना 10,000 रुपये और दर है R बराबर 8%। प्रत्येक वर्ष के लिए याद करना है मिश्रधन तो अलग अलग होता जाएगा, नहीं उत्तर नहीं आएगा इसका। देखो पहली वर्ष के लिए मिश्रधन क्या होता है, देखो ये होता है हमारा, ये फॉर्मूला है, और P ब्रैकेट ऑफ 1 + R/100, उसकी पावर n मतलब t, समय, n का मतलब समय, जहाँ पर 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, तो पहली वर्ष के लिए लगाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 10,000 रुपये 1 + 8/100 और उसकी पावर 1, तो 1 से तो जो आंसर, मैं आंसर निकाल नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्यों बेकार का फालतू निकलवा रहे हैं, तो 1 आ जाएगा, है ना, ऐसे करके। फिर अगली वर्ष के लिए, दूसरी वर्ष के लिए ये मूलधन हो जाएगा, इतना ये मूलधन हो जाएगा। तुम्हें पता है चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज लगती है, यानी जो मूलधन था वो तो उस पर ब्याज लगेगी, और जो चक्रवृद्धि ब्याज बन गई 1 साल की उस पर भी ब्याज लगेगी, ठीक है। तो हमारा जो अगली वर्ष के लिए जो मूलधन होता है वो मिश्रधन हो जाता है। पहली वर्ष के लिए ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ कर जो अमाउंट बनता है वो अगली वर्ष के लिए मूलधन होता है, अगली वर्ष के लिए वो क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है, ठीक है। इसलिए जब भी तुम आगे लगाओगे, इसमें इतना लगाने के बाद दूसरे वर्ष के लिए लगाओगे ऐसे करके, तो इतना जो मूलधन हो गया, फिर अगला लगाए तो फिर ऐसे करके, इसके 2 वर्ष, है ना, तीसरी वर्ष के लिए लगाओ तो फिर ऐसे करके, समझ रहे हो। देखो इसके लिए तो मूलधन ये है, और इस दूसरी वर्ष के लिए मूलधन ये है, और तीसरी वर्ष के लिए मूलधन ये इतना है, पूरा कैलकुलेट नहीं किया, मैंने लिख के दिखा दिया, तो इसलिए ये क्या होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक है। रुपए बदलते जाएंगे बार बार,
बार बार सारवंतर चेंज होता जाएगा, तो इसका उत्तर होगा नहीं। इसका उत्तर क्या होगा हमारा? नहीं। ठीक है ना, समझ आ गया ना? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट से वो समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से, वो सरल थे। ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करा दे रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 5 क्वेश्चन है। चलो तो मैं सोच रहा हूं, चलो आगे वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही सीख लिया हमने, समांतर श्रेणी क्या होता है, सारवंतर क्या होता है, समांतर श्रेणी का रूप क्या होता है। ठीक है, और 4 क्वेश्चन बना के देख लिए वास्तव में समांतर श्रेणी है कि नहीं है ये। ठीक है, तो इतना आप सीख गए आज। आगे वाले लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। ठीक है।